ईओ आरओजी पिछली भर्ती 2022 में आई थी और उस भर्ती को 4 साल हो गए हैं। इससे पहले 2015 के अंदर ये भर्ती आई थी। तो क्या निकट भविष्य के अंदर कोई संभावनाएं हैं कि ईओ और आरओजी भर्ती आएगी? तो राज्य सरकार जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रही है तो उनसे तो लगता है कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से ईओ और आरओजी भर्ती आएगी। तो राज्य सरकार ऐसे क्या कदम बढ़ा रही है जिनको आधार बनाकर हम लोग कह सकते हैं कि ईओ और आरओजी भर्ती निश्चित रूप से आएगी? तो राज्य सरकार ने 25 जून 2026 को एक आदेश जारी किया। स्वायत्त शासन विभाग का यह आदेश था जिसके अंदर यह बताया गया कि वर्ष 2023 और 24 के अंदर और 25-26 के अंदर बजट घोषणाओं में जिन नगरपालिकाओं को घोषित किया गया था उनका अब गठन किया जाता है और इनकी संख्या है 76। तो जब 76 नगरपालिकाएं यहां पर गठित कर दी गई है और साथ में इसी आदेश में यह बात भी बताई गई है कि प्रत्येक नगरपालिका में एक एक पद होगा अधिशासी अधिकारी चतुर्थ का, उसी का एग्जाम हमारे ईओ आरओ का एग्जाम माना जाता है। इसके अलावा यहां पर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे पद भी क्रिएट किए गए हैं और ये जो भी पद रहेंगे इन पदों के अंदर वही सिलेबस आमतौर पे आना होता है जो कि हम लोग ईओ और आरओ के लिए पढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार से गठित हर नगर पालिका में एक अधिशासी अधिकारी चतुर्थ का पद स्थापित किया गया है तो टोटल पदों की संख्या हो जाती है 76। 100 से ज्यादा पद पहले से खाली हैं तो वहां पर अलग अलग विभाग के दूसरे अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑल टोटल जब पदों को देखें जो कि नगरपालिकाओं में खाली हैं और जिन्हें ईओ आरओ एग्जाम के माध्यम से भरा जा सकता है तो उनकी संख्या लगभग 250 के आसपास पहुंचती है। तो जब किसी भी शासन में इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भर्ती ली जाती है। पहले तो क्या हुआ करता था, किसी भी विभाग से किसी दूसरे अधिकारी को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता था या चार्ज दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। ईओ और आरओ के प्रति जनता में भी अवेयरनेस आई है, स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, तो यहां पे इसी कैडर के ही अधिकारी को नियुक्त किया जाए, इसकी निश्चितता पूरी रूप से बन जाती है। तो फिर बात आती है कि यहां पर भर्ती की संभावनाएं क्या है, तो भर्ती की संभावनाएं पूरी बन रही है क्योंकि एक तो लंबा समय हो गया है और इतने लंबे समय के बाद में भर्ती आनी होती है। दूसरा क्या होता है कि ईओ आरओ की भर्ती इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सरकार को भी अब यह पता है कि ऐसे पद भी होते हैं और इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी होती है तो उनके लिए उनकी परीक्षा भी करवानी होती है। ऐसे तो बहुत सारे पद होते हैं, जैसे 2018 के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती आई थी। अब 2018 से लेके 2026 आ गया, उसके बारे में किसी को नहीं पता है क्योंकि वो चर्चा के अंदर ही नहीं है। तो राजस्थान के अंदर हम लोग जब देखते हैं कि आरएएस की भर्ती है, एसआई की भर्ती है, ईओ की भर्ती है या टीचर्स की भर्तियां होती है, वो चर्चा के अंदर रहती है। तो जो चर्चा में होता है उसके बारे में सरकार भी गौर करती है और आरपीएससी को भेजती भी है कि इनकी परीक्षा करवाओ। तो वही हालात अब ईओ के बन चुके हैं। तो जब ये 2008 में हुआ था एग्जाम, जब 2015 में हुआ था तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ईओ जैसी कोई पद भी होते हैं। बड़े सारे अभ्यर्थी वर्ग को ही पता नहीं होता था। ज्यादातर लोग टीचर्स के बारे में जाना करते थे, आरएएस के बारे में जाना करते थे या एसआई के बारे में जाना करते थे या आजकल हम लोग कोई जो प्रचलित भर्तियां देखते उनके बारे में ही जाना करते थे। ईओ का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, यानी चर्चा का ये विषय नहीं हुआ करता था। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से तैयारी करता है उसको पता लग जाता है कि ईओ की भर्ती आई है तो वो फॉर्म भर देते। ऐसा नहीं था कि इतना ज्यादा क्रेज किसी भर्ती के प्रति हो। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा क्रेज किसी भर्ती का है वो ईओ आरओ भर्ती का है। आरएएस और एसआई से भी ज्यादा क्रेज है। क्यों है? एक तो इसका सिलेबस इसको क्रेजी बनाता है, दूसरा इसका परीक्षा पैटर्न। अभी जैसे हम लोग आरएएस की बात करें तो वहां पे 3 चरणों का पेपर आपको पास करना पड़ेगा और जो व्यक्ति ईओ आरओ के अंदर टॉपर बन सकता है ये जरूरी नहीं है वो आरएएस का प्रीलिम्स ही पास करे, क्योंकि उसके बाद में मेंस भी पास करना है। मेंस भी पास कर लिया तो इंटरव्यू जैसा हिंड्रेंस आपके सामने रहता है। जब हम लोग एसआई की बात करते हैं तो वहां पे आपको पहले पेपर देना होगा, उसके बाद में इंटरव्यू भी फेस करना होगा। तो ईओ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल पेपर दो,
पेपर पास कर लिया, अधिक नंबर लेके आ गए, आपका सीधा सिलेक्शन होता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग होती है। तो इतना बड़ा पद इतनी आसानी से अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उस भर्ती के प्रति क्रेज होना लाजमी है। तो यानी हमें इसके लिए हमेशा ही तैयार रहना होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस भर्ती का इंतजार किया जाए या तैयारी की जाए। तो इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो तैयारी करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो तैयारी करने वाले हैं वो कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी जो इंतजार करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बात आती है कि हम लोग ईओ के साथ में आरएसटी, एसआई या अन्य जो एग्जाम आ रहे हैं, टीचर्स वगैरह जो एग्जाम है, उनकी तैयारी क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हो। ईओ में है क्या? जीके ही तो है 80 नंबर का, तो वो जीके आपको ईओ में भी पढ़ना है और बाकी जगह भी पढ़ना है। फिर अलग क्या चीज है? तो सबको पता है 40 नंबर का पार्ट बी है, जिसमें नगरपालिका अधिनियम है, नियम है और नगरपालिकाओं से संबंधित योजनाएं हैं। वही तो आप लोगों को अलग पढ़ना है, और अलग पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार की तरह सरफेशियल सवाल पूछ लिए जाए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही पूछ लिए थे सवाल, तो वैसे ही सवाल इस बार पूछेंगे तो हम लोग उनको आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, और हमारे पढ़ लिए तो भी 35 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और किसी ने 15 दिन पढ़ा है उसके भी 35 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर पेपर ढंगा बना तो ये निश्चित है कि पार्ट बी के अंदर बहुत सारे लोगों के 10 से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। अगर किसी लीगल बैकग्राउंड के व्यक्ति ने, लीगल एक्सपर्ट ने ये पेपर बनाया तो बड़े भर के 10 से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। और अगर हम लोग ढंग से उस पेपर को पढ़ते हैं तो वही सफलता प्राप्त करने वाले आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये बातें यहां पे महत्वपूर्ण होती है। फिर बात होती है कि पहले तैयारी करने का औचित्य क्या है। तो देखो, जो लोग एसआई की कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, हिंदी पे अपनी एक्सीलेंस और अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे थे, उन लोगों को अभी दो अपॉर्चुनिटियां मिली। एक एग्जाम हो चुका है और नेक्स्ट एग्जाम सितंबर के अंदर होगा। तो जो तैयारी कर रहे थे वो बाकी लोगों से बहुत आगे रहे, और निश्चित रूप से उन लोगों का सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा एसआई के अंदर। तो वो कंटिन्यू तैयारी के अंदर थे, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि भर्ती आएगी उसके बाद में हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो वो पहले से ही तैयार थे, और भर्ती आने के बाद में फिर ब्रूस अप करने लग गए और ज्यादा अपने आप में निखार लाने लग गए। तो उनको दो अपॉर्चुनिटी एक साथ ही मिल गई, तो सोने पे सुहागा हो गया। या लगातार तैयारी में बना रहता है कोई भी व्यक्ति आरएएस में, तो उसका सिलेक्शन होता है क्योंकि भर्ती आती है। वैसे ईओआरओ के अंदर है, जो तैयारी में कंटिन्यू रहेंगे वो बिना तैयारी करने वालों से हमेशा ही 10 कदम आगे रहेंगे, और इस तैयारी के अंदर इतना कदम आगे होना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो हमारे को हर हाल के अंदर इस तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी जीके पढ़ रहे हो, पार्ट बी ही तो हमारे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, और जब किसी चीज को हमारे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, तो हमारे को बेस्ट ही पढ़ना चाहिए। और ईओआरओ में जो पार्ट बी है उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो, कोर्स हो, मटेरियल हो, कंटेंट हो, टेस्ट हो, सारी चीजें अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अगर देखें तो वो सारी चीजें अवेलेबल है जीतू सर एप्लीकेशन पे। और ये पूरे गर्व के साथ में कहा जा सकता है कि पार्ट बी सबसे बेहतरीन जीतू सर एप्लीकेशन पे है। ये कोई घमंड नहीं है, गर्व के साथ में कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पे जो पढ़ा जाता है वो बेर एक्ट की एक एक लाइन को पढ़ा जाता है और बाकायदा समझ के पढ़ा जाता है। क्योंकि जब आप बेरेट को समझाते हो तो आपको लीगल नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरा, आपको यहां पे एग्जाम्पल जो देने हैं तो आपका सामाजिक दायरा भी बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग नगरपालिका अधिनियम के एक एक पॉइंट को पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में एक एक शब्द को समझकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी तैयारी अपने आप में बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि ये जो बेरेट में बातें बताई गई हैं उन्हीं से तो सवाल बनेंगे, और जो पेपर बनाएगा बेरेट से किसी भी प्रकार का कैसा भी सवाल बना लो, और बेरेट से ही सवाल बनाना पड़ेगा, बाहर जाके सवाल बना ही नहीं सकते। तो बेरेट से जब सवाल बनने हैं, और बेरेट जब हम लोग पूरी तरीके से यहां पे पढ़ रहे हैं, और वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, तो यहां पे फिर जो सवाल बनेंगे उनको बड़ी आसानी से हम लोग सोल्व कर देंगे। तो जो भी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहीं पर भी पढ़ा होगा, मेरा ये सजेशन रहेगा पार्ट बी को तो आपको हर हाल के अंदर जीतू सर एप्लीकेशन पे पढ़ना ही चाहिए।
और उसके बाद में पॉलिटी भी पढ़ के देख सकते हैं, उसे भी पता लगेगा कि पॉलिटी का लेवल भी कुछ अलग होता है। तो जीतू सर एप्लीकेशन पे ईओआरओ के लिए नगर पालिका अधिनियम और पॉलिटी का एक कंबाइंड कोर्स है। इसके अलावा जिसको केवल नगर पालिका अधिनियम पढ़ना है या जिसको पार्ट बी ही पढ़ना है, उसके लिए भी यहाँ पे अलग से कोर्स अवेलेबल है। ये दोनों कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को किसी प्रकार से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ओरिजिनल इंग्लिश मीडियम के अंदर है, केवल ट्रांसलेट किया हुआ नहीं है, वास्तविक इंग्लिश मीडियम के अंदर भी कोर्स है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेवाओं में ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं। तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करें? कई बार वो लोग लाइव नहीं ले सकते, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच यहां पर अवेलेबल है। लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है। रिकॉर्डेड बैच का मतलब जो लाइव क्लास रहेगी उसको लाइव क्लास होने के बाद में रिकॉर्ड के रूप में अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को पूरा का पूरा कोर्स एक साथ ही पढ़ना है तो वो पूरा का पूरा कोर्स भी एक साथ अपलोड किया हुआ है। तो डेली यहाँ पर लाइव क्लास रहती है, वो लाइव क्लास रिकॉर्ड भी होती है। इसके अलावा जिसको पूरा पढ़ना है पॉलिटी और नगरपालिका अधिनियम, वो पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो कोर्स भी यहाँ पर उनके लिए सहूलियत पैदा करता है। तो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, उस स्टूडेंट को यहाँ पे लाभ मिलना ही होता है। तो हमारे को एक बार ये ट्राई करना चाहिए और जीतू सर एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईओआरओ के अंदर पहले भी वह मुख्य भूमिका में थी और अब भी यह मुख्य भूमिका में ही रहेगी। और ये मेरा पूरा अश्योरेंस है आपको कि ये कोर्स पढ़ने के बाद में नगरपालिका अधिनियम, नियम और योजनाओं से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ना तो बैरेक लेके आना कोई भी, ना ही कोई किताब लानी, ना ही किसी प्रकार का कोई नोट्स लाना। कंप्लीट नोट्स यहां पर अवेलेबल हैं, उनको पढ़ो और अपनी तैयारी को बेहतर करो और उसके अंदर फिनिशिंग लेके आओ। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, इसीलिए कहा जाता है इंतजार करने वालों को मंजिल नसीब नहीं होती। नसीब फिर से इंतजार लिख देता है और जो इंतजार करते हैं उनके जीवन में केवल काश होता है। काश उस समय हम लोग ये स्टेप आगे बढ़ा लेते